नमस्ते निहारिका रंजन जी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बस स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। आज का शानदार प्यारा सा सेशन स्टार्ट कर दें। नमस्ते मंडल अनिमा जी, दीपिका अग्रवाल जी, निहारिका रंजन, बीबा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो कल पढ़ाया क्या आप रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? रिवीजन सारा साथ साथ करना ही है आपको। बिना रिवीजन के सारी तैयारी हमारी व्यर्थ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? व्यर्थ हो जाएगी। गुड इवनिंग इनकलाब जिंदाबाद, दीपिका अग्रवाल, निहारिका, बीबा, मंडल अनिमा जी, आप सभी को अवगति है कि हम इकोनॉमी का प्री कम मेंस का सिलेबस साथ साथ कर रहे हैं ना। और इसी के अंतर्गत हमने क्या देखा कि जो हमारा पहला टॉपिक था, कौन सा चैप्टर? एन इंट्रोडक्शन वाला है ना। एन इंट्रोडक्शन इकोनॉमी का प्री कम मेंस का। अब इसमें जो हमने बिंदु देखे थे एक बार उसको पुनः देख लीजिए। और मेरा आपसे क्या आग्रह है कि भैया नोट्स बनाने हैं आपको साथ साथ इसके। क्या साथ साथ इसके नोट्स बनाने हैं? हमने सबसे पहले अर्थव्यवस्था क्या है इसको देख लिया था, है ना। उसके बाद सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, अर्थव्यवस्था क्या है हमने यह देख लिया था। उसके बाद हमने इसके टाइप्स देख लिए थे। फिर हमने कैसे वस्तुओं का कीमत निर्धारण होता है यह समझा था। देखो ये बेसिकली अभी हमने एक तरीके से इकोनॉमी का स्केलेटन समझने का प्रयास किया था, एक खाका समझा था कि उस खाके में अब हमारे ज्ञान को हम साथ साथ भरते चलेंगे। देखो वस्तुओं की कीमत निर्धारण भी हमने इसके अंतर्गत देखी थी। चौथा, विभिन्न देशों की उनके अर्थव्यवस्था के अनुसार वर्गीकरण भी देखा था। और हमने यह भी जाना था कि यह वर्गीकरण हमारे आईआर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद इंपॉर्टेंट है। उसी के तहत फिर हमने हमारा जो इकोनॉमी का मूल एक कॉन्सेप्ट होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसको भी अच्छे से समझा था। और उसके बाद हमने डिफरेंट सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी समझे थे, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी के नाम से सभी आप जानते हैं। और एक बड़ा ही प्यारा सा एक कॉन्सेप्ट हमने इकोनॉमी का समझा था, आय का चक्रीय प्रवाह। इसका हमने वर्गीकरण भी समझा था और इसके लिए क्या चुनौतियां आई हैं यह भी हमने समझा था। और उसके पश्चात हमने मुद्रास्फीति के बारे में बेसिक जानकारी ली थी, है ना। क्या हमने बेसिक जानकारी मुद्रास्फीति की हमने प्राप्त कर दी। उसके बाद देखो हमने एक बचत की अवधारणा भी समझ ली थी। कल हमने निवेश की अवधारणा स्टार्ट करी थी। ये हमारे इंट्रोडक्शन का अंतिम टॉपिक है। निवेश की अवधारणा के अंतर्गत आपने आयात के बारे में समझ लिया था क्या? नहीं साहब, आपने निर्यात के बारे में समझा था। कोई नहीं टोकता मुझे, है ना। तो हमने कल भैया निर्यात के बारे में समझ लिया था। आज हम आयात के बारे में समझ लेंगे। और बाह्य उन्मुखी विदेशी निवेश और अंतर्मुखी विदेशी निवेश, ये दो कॉन्सेप्ट भी साथ साथ हम समझ जाएंगे। चलो साहब आयात के बारे में स्टार्ट करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि भैया आयात जब होता है, जब हमारे देश से हम या हम किसी विदेशी देश से क्या मंगाते हैं? कोई सामान मंगाते हैं। जैसे कोई आपका दोस्त गया, कहाँ गया? फॉरेन में गया। उससे आपने क्या बोला कि यार तू जब भारत आए तो एक काम करना, आईफोन लेते आना वहां से। क्या लेते आना? आईफोन लेते आना। तो क्या ये आयात कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि भैया इसने फॉरेन में रहते हुए वहां जब ये काम करता होगा तो उसी करेंसी में पेमेंट करते हुए ये आईफोन खरीद के लेके आया था। ठीक है। अच्छा, अब एक दूसरा सिनेरियो देखो। अब आ जाओ आप कि भैया वस्तुओं व सेवाओं को किसी अन्य देश से खरीदना। अच्छा, मंगवाना। देखो मंगवाने को आप आयात कैसे जोड़ेंगे? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ेंगे, है ना। किस पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ेंगे? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ेंगे। मेरा मित्र यदि आईफोन वहां से खरीद के मेरे लिए लेके आ रहा है तो वो इंपोर्ट एज ए नहीं कहलाएगा। समझ गए? एक्सपोर्ट। कल बहुत सुंदर, इंकलाब जिंदाबाद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मंडल अनिमा जी भी ने भी बता दिया। निर्यात। आज हम पढ़ेंगे इंपोर्ट के बारे में। तो आपने क्या देखा भैया, कोई भी गुड्स और सर्विसेज जब बाहर के किसी अन्य देश से हम खरीदते हैं तो मंगवाते हैं, तो बेसिकली क्या कहलाता है? वो इंपोर्ट कहलाता है। स्पष्ट है? अच्छा, और इस व्यवस्था में जो आपके विदेशी उत्पादक होते हैं, फॉरेन प्रोड्यूसर, अब इसमें क्या सिनेरियो में देखने को मिलता है कि जो फॉरेन प्रोड्यूसर्स होते हैं वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को गुड्स और सर्विसेज देते हैं या बेची जाती हैं। समझ गए? गुड्स एंड सर्विसेज क्या की जाती हैं? बेची जाती है। अब इसमें कौन बेच रहा है? प्रोड्यूसर बेच रहा है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर कंज्यूमर खरीद रहा है, लेकिन ये कंज्यूमर कौन सा कंज्यूमर है? डोमेस्टिक कंज्यूमर है।
और ये बनाने वाला कौन है? फॉरेन प्रोड्यूसर है, विदेशी प्रोड्यूसर है। स्पष्ट है। हमने इसमें क्या देख लिया कि भैया आयात सिंपल रूप में समझे कि यदि हम विदेश से जैसे तेल मंगाते हैं, सोना मंगाते हैं, कोई टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स मंगाते हैं, मोबाइल मंगाते हैं, मोबाइल के बनने वाले कई इक्विपमेंट्स मंगाते हैं, ये सभी हम जब विदेश से मंगवाते हैं हमारे देश के लिए या हम वहां से खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आयात बोलते हैं। कल बेसिकली मैंने आपको बताया ना हमारे सिविल वर्क चल रहा था ऊपर, तो लोहे की जाली लगाने वाला आया था भैया, फैब्रिकेटर। तो फैब्रिकेटर साथ में अपनी वेल्डिंग की एक मशीन लेके आया। तो मैंने उससे बोला कि मैंने भाई यार बड़ा अच्छा हो गया, बड़ी कॉम्पैक्ट सी तेरी वेल्डिंग मशीन है, जैसे भैया ये अपना क्या बोलते हैं, सीपीयू के लिए जो इन्वर्टर टाइप छोटा सा होता है ना, इतना सा वो उसका वेल्डिंग करने की वो इक्विपमेंट था। तो मैंने कहा यार पहले तो इतना बड़ा एक ऐसा ट्रांसफार्मर सा लेके आया करते थे, बहुत भारी हुआ करता था, ये बड़ा अच्छा इक्विपमेंट आ गया, हाथ में उठाओ और कहीं पर भी जाके आप क्या कर सकते हो? वेल्डिंग कर सकते हो। तो उससे मैंने एक बात और पूछी, तब उसी ने बोला मुझसे, मैंने नहीं बोला। अब वो जो वेल्डिंग करने वाला क्या बोलता है कि भाई साहब अब ये मिलने वाली नहीं है। मैंने क्यों नहीं मिलने वाली? बोला ये सब चीन से आती थी। एक वेल्डिंग करने वाले को ये विषय ध्यान था कि ये चीनी वस्तु थी, अब संभवतः ये हमारे देश में भी बनने लग जाएगी। और क्या उसमें कोई कोई विशेष रॉकेट साइंस की आवश्यकता है कि, लेकिन भैया उनकी कॉस्टिंग इतनी डाउन आती थी कि हमारे यहाँ पर जो प्रोड्यूसर थे वह उसका उत्पादन नहीं कर पाते थे। मतलब एक सिंपल सी वेल्डिंग मशीन जो बेसिकली सिंपल यूं मान लो आप, उसकी साइज होगी भाई 6 इंच, है ना, मतलब आधा फीट बाई 1 1.5 फीट होगी मैक्सिमम। मैक्सिमम मैं तो कहता हूँ कि आधा फीट बाई 1 फीट ही होगी वो, है ना, मतलब 12 इंच बाई 6 इंच ऐसे, है ना, 12 इंची बाई 6 इंची की साइज का था ये। इतना छोटा सा कॉम्पैक्ट सा, उससे आप कैसी भी वेल्डिंग करवा लो, और चाइनीज प्रोडक्ट था। तो अब आप सोचो हमारे देश में कितने सारे वेल्डिंग वाले होंगे। आप अपने जब शहर या मोहल्ले में देखेंगे ना तो आपको सैकड़ों की संख्या में वेल्डिंग वाले मिल जाएंगे। अब आप सोचो एक छोटे से शहर में, कस्बे में सैकड़ों वेल्डिंग मशीन वाले आज के समय में इस चीनी मशीन का ही काम में ले रहे थे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या था? इम्पोर्ट हो रहा था। अब मैंने इसको थोड़ा डिफरेंट एंगल में आपको ले जाके बताया था, लेकिन अब आपके समझ में आ जाना चाहिए भैया कि जब मैं आगे अब इसका एनालिसिस करूंगा कि भैया इम्पोर्ट के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, तो ये जो वेल्डिंग की मशीन थी ना यही आपको लाभ देगी, है ना। तो देखो अब इसके हम क्या देख लेते हैं, एडवांटेजेस भी देख लेते हैं। अब ये तो आपने समझ लिया इम्पोर्ट क्या है। अब हम जब बेसिक समझे तो ये तो समझ लें कि जो इम्पोर्ट बला है इससे हमें लाभ क्या होता है। देखो अगेन ये छोटा सा माइंड मैप समझने का प्रयास करना। कुमन नाथ शर्मा जी, हाँ चाइनीज मॉडल कॉम्पैक्ट आइटम, बहुत बढ़िया। इनकलाब जिंदाबाद। अरे ये एक बार चेक कर लेना, इनकलाब जिंदाबाद, ये जो आपने 12 के ऊपर लिखा है ना एक डंडी, इसको फिट बोलते हैं क्या, है ना। और ये अगर आप 12 के ऊपर ऐसे 2 डंडी लगा देंगे तो इसको इंच बोलते हैं क्या ना। ये एक बार चेक कर लेना। मुझे ऐसा याद आता है कि अगर एक लगाया तो शायद ये फिट है, और 2 लगाया आपने ऊपर तो इंच होगा। ये पर्ची आपने यदि देखी हो, कोई सामान सट्टा आता है तो उसमें क्या लगाता है, चेक कर लेना। तो भैया ये माइंड मैप समझ लो आप। क्या है ये माइंड मैप? कि हमें इंपोर्ट के फायदे समझने के लिए इस माइंड मैप को समझना पड़ेगा, बड़ा सरल है। अच्छा आप सभी जानते हैं कि जिन वस्तुओं का उत्पादन देश में नहीं होता उन वस्तुओं को हम सामान्यतः विदेशों से मंगाते हैं। किस रूप में? आयात के रूप में। अब क्या क्या मंगाते हैं? आप सभी जानते हैं, सबसे पहले तो तेल। सब जानते हैं तेल हम बाहर से आयात करते हैं। सोना, सोना भी दोस्तों, ये इसीलिए बार बार है ना गवर्नमेंट ऐसी स्कीमें लेके आती है कि सोने का हम कम से कम क्या करें, लोभ लालच के हिसाब से खरीदारी करें। मतलब उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें फिजिकली रूप में सोना मंगाना पड़ता है। मतलब फिजिकली रूप से सोने को आप ना खरीद के रखें अपने पास, बशर्ते उसकी जगह आप सरकार से कुछ कोई बॉन्ड खरीद लें, कोई फंड खरीद लें जिसमें हम सोने के रूप में आपको पेपर दे दें। कैसे? जैसे कि हमने आपसे बोला, सरकार ने आपसे बोला कि विकास जी आपको सोना चाहिए ना, आप फिजिकली क्यों खरीदते हो। हम आपको 1 तोला सोना चाहिए, तो हम एक कागज पे लिख के देते हैं कि आपको हमने एक बॉन्ड दे दिया 1 तोला सोना का, है ना, और आप पैसा जमा करा दीजिए। और ये कैसे वर्क करेगा, ये जो बॉन्ड आपको हम दे रहे हैं ये वर्क करेगा कैसे? एज ए सोने के रूप में। कैसे वर्क करेगा? देखो आपके सोने के भाव यदि बढ़ते हैं
तो इस बॉन्ड के भाव भी जो सोने का भाव होगा उसी के अनुसार बढ़ेंगे। मतलब 6 महीने पहले यदि मैंने 10,000 का सोना लिया था या 1 तोला सोना 10,000 का लिया था, तो इस बॉन्ड जब मैं खरीदूंगा तो उन्होंने सरकार ने 10,000 या इसमें कुछ डिस्काउंट करके मुझे ये बॉन्ड प्रोवाइड करा दिया। अच्छा, अब 6 महीने बाद मैंने देखा कि ये सोना हो गया कितने हजार का, 12,000 रुपए का, तो ये बॉन्ड की प्राइस भी जो वर्तमान स्वर्ण की जो प्राइस होगी उसके अनुसार आपकी बॉन्ड की प्राइस बढ़ती है घटती जाएगी। अब इसमें यदि आपने बोला कि नहीं साहब हमारे तो बेटी का ब्याह आ गया, हमको तो गोल्ड चाहिए, तो आप इसको भैया गोल्ड में ट्रांसफर भी करा सकते हो बैंक में, है ना, उसकी जगह आप गोल्ड भी ले सकते हो। लेकिन क्या हुआ, इन द मीन वाइल जो सरकार को आयात करते हुए गोल्ड मंगाना पड़ता था अननेसेसरी, और जिसको हम खरीद के तिजोरी में भर भर के रख लिया करते थे, वह उस पद्धति को रोकना चाहती थी सरकार, जिससे क्या हो, आयात पे खर्चा हो और आयात रुक सके। जबरदस्त सोना हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। स्पष्ट है। सोना आ गया तो भैया चांदी भी आ जाएगी। अच्छा, तेल में ध्यान रखना, ये कच्चा तेल की बात कर रहा हूं मैं, है ना। सोना, चांदी, कच्चा तेल, ये सब क्या करते हैं, आयात करते हैं। और सिंपल सी बात है भैया, उनका आयात करने से हमें क्या लाभ होता है। ये जितने भी मैंने आपको एग्जांपल दिए, इनका हम आयात करने से हम क्या देखते हैं, हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है। आपने तेल यदि आयात किया विदेशों से, ठीक है, तो तेल से क्या करेंगे, आपके यहाँ पे प्रोडक्शन सेक्टर बढ़ता है ना, आपका ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ चलता रहता है, और इसी से क्या होता है, हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा जुड़ी हुई रहती है। फॉर एग्जाम्पल एक मैं दे रहा हूँ केवल आपको कच्चे तेल का, तो भैया इंपोर्ट की जो वस्तुएं हमारे देश में नहीं है और हमें प्रोडक्शन करने के लिए उसकी आवश्यकता है, तो हम उसको इंपोर्ट करेंगे ही करेंगे। क्यों करेंगे, जिससे हम यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन बढ़ा सकें। फॉर एग्जाम्पल जापान को आप ले लो, यूएई को ले लो, वहां पर कुछ भी नहीं होता, वहां की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है। सब कुछ क्या करते हैं दोस्तों, वो इम्पोर्ट करते हैं, और उस इम्पोर्ट से क्या करते हैं, अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, देखो भैया सिंपल सी बात है, यदि बाजार में अधिक सामान आएगा तब क्या होगा दोस्तों, उत्पादन बढ़ने से हमारा जो उपभोग का स्तर है वह भी उन्नत होता है ना। उपभोग का स्तर क्या होता है, उन्नत होता है। अच्छा, उपभोग अगर हमारा उन्नत होगा तो जैसे हमने कल समझा था कि पिताजी को आपने फ्रिज ला के दे दिया, उसी तरीके से जब हमारा उपभोग का स्तर उन्नत होगा तो आप कैसा जीवन जिएंगे, गरिमा में जीवन जिएंगे। और पुनः जब आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना बढ़ा देंगे, तो आप जो आय बढ़ी हुई है उसका क्या करेंगे, सेविंग में लेके जाएंगे। देखो सब कुछ अटैच है, सारी इकोनॉमी छोटी छोटी चीजों चीजों से अटैच है। और आय जब आपने सेविंग बढ़ी तो ये सेविंग जब बैंक में गई, तो भैया सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हैं, जब सेविंग बैंक में जाती है तो बाजार में निवेश भी बढ़ता है, और यदि निवेश बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो जो तनख्वाह वगैरह मजदूरी आपको मिलेगी उससे समाज की आय भी बढ़ेगी। मतलब एक फैक्टर से इकोनॉमी को हम कैसे रिलेट करते हैं, ये आपने देखा और समझा। तो देखो पॉजिटिव चीजें आपको क्या नजर आई, एक तो आपको ये नजर आया कि एक पॉइंट तो जैसे गरिमा में जीवन भी आपका बढ़ गया, दूसरा आपको रोजगार, तीसरा समाज की आय, और एक आपने देखा उपभोग का स्तर भी उन्नत हो गया। मतलब एक हमने ये फ्लो चार्ट समझ लिया ना कि भैया इसका रिलेशंस आगे तक जाके कैसे इंप्लीमेंट होता है, तब हमने देखा कि चार तो हमने बैठे बैठे इसके एडवांटेज समझ लिए। ठीक है। अच्छा, एक कारण तो आपने ये समझ लिया ना। अब दूसरा कारण देखो भैया, एडवांटेज, एक सबसे बड़ा एडवांटेज है दोस्तों टेक्नोलॉजीज का। हम कहते हैं ना कि भैया टेक्नोलॉजीज क्यों इंपोर्ट करें, देखो हम टेक्नोलॉजीज, उन्नत टेक्नोलॉजीज को हम इंपोर्ट करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी के रूप में हम उन्नति को करेंगे, मतलब हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और एफिशिएंसी बढ़ेगी तो क्या होगा दोस्तों, हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इसका क्या होगा, विस्तार होगा। कैसे होगा, सपोज करो कि कोई आगरा में आपके यहाँ पे जूते बनाने की फैक्ट्री थी, ठीक है, तो पहले आप जूते की पेस्टिंग हाथ से किया करते थे क्योंकि ऐसी कोई मशीनें ही नहीं थी। और सपोज करो पेस्टिंग के अलावा यदि आपको सोल मैन्युफैक्चरिंग करनी होती थी, दो सोलों को आप चिपका कर क्या करते थे, सोल बनाया करते थे। अब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी के रूप में आपको ऐसी मशीन आ गई जिसमें आपको जूतों को उसमें सोल पे चिपकाने की खुद आवश्यकता नहीं है। वो मशीन में ऊपर का कवर आएगा, खट देने से चिपका देगा, मशीन में कवर आएगा, नीचे उसके सोल से चिपका देगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। जहां कोई जूता आप एक दिन में 10 बनाया करते थे, ऐसी टेक्नोलॉजी युक्त मशीनें आने से वही आप डेली के 100 जूते बनाने लग जाएंगे। तो इससे क्या हो गया, आपकी जो कॉस्ट आएगी ना वो कॉस्टिंग कम हो जाएगी, क्योंकि 10 दिन आपको ये 100 जूते बनाने के लिए 10 दिन की मजदूरी देनी पड़ती थी मजदूरों को।
अब आप 100 जूतों बना दिया आपने, एक बार की मजदूरी दी गई, तो इसका क्या हो गया, जो मजदूरी का खर्चा 9 दिन का आपने बचा लिया, तो अल्टीमेटली ये आपके इस कॉस्टिंग में लाभ दे जाएगा, है ना। तो भैया उत्पादन क्षमता का विस्तार होता है, और हम फिर क्या करते हैं, वस्तुओं का निर्यात भी करते हैं। ये दोनों काम करेंगे जब टेक्नोलॉजीज हम बाहर से ले आएंगे। और हमारा देश कहता भी यही है कि हमें और कुछ मत दो, आप हमें तकनीक दे दो। और जब आप देखेंगे कि भैया वस्तुओं का निर्यात बढ़ेगा और उत्पादन क्षमता का विस्तार होगा, तो निसंदेह हमारे देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। समझ गए। तो पहला पॉइंट आपने इसमें लाभ क्या देखा, कि जिन वस्तुओं का देश में उत्पादन नहीं होता, यदि हम उसका इंपोर्ट करते हैं तो इससे हमारा उत्पादन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है। और प्रोडक्शन बढ़ने का पूरा रिलेशन आपको समझ में आ गया। अल्टीमेटली समाज की आय बढ़ने का भी कारण एक तरीके से इंपोर्ट भी होता है। और किस चीज का इंपोर्ट, जो हमारे यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। दूसरा टेक्नोलॉजीज। देखो पहली मैंने आपसे बात करी थी वस्तुओं के बारे में, क्या, वस्तुओं के बारे में, गुड्स के बारे में। और दूसरा मैंने आपसे क्या बात करी, टेक्नोलॉजीज के बारे में, है ना। अब तीसरा क्या है दोस्तों, इससे सबसे बड़ा एक लाभ और मिलता है, कि हमारे यहाँ पर सपोज करो कि आप देखो कि पहले आपकी जो शूज आया करते थे ना, 2-3 ब्रांड्स के शूज काफी रहा करते थे, जैसे बाटा का हो गया, रिलैक्सो का हो गया, एक्शन का हो गया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, हमने जब इंपोर्ट करने शूज ज्यादा हमने स्टार्ट किए, सपोज करो लोटो का हमने स्टार्ट किया। अभी वर्तमान में स्केचर्स और एसिक्स करके 2 ब्रांड है, उसको हमने चालू किया। तो क्या हुआ कि जब इन्होंने देखा कि भैया इनकी क्वालिटी तो फार देन सुपीरियर है, राशि जरूर अधिक है, लेकिन भारत जैसे उपभोक्ता कंज्यूमर जो है, इतनी पोटेंशियल रखता है कि जो जूता उसको ऑप्शन ही नहीं थे, पहले उसको 1000 रुपए का, 800 रुपए का एक्शन का, रिलैक्सो का जूता लेना ही पड़ता था। लेकिन जब ये मार्केट में आए तो इन्होंने क्या किया, टॉप क्लास के अपने जूते निकाल दिए। और ये आप बिलीव करना, जब आप इन जूतों को पहन लेंगे तो आपको लगेगा कि भाई इसमें तो जबरदस्त टेक्नोलॉजी काम में आती है। जैसे एसिक्स में, स्केचर्स के इनके आप जूते पहनेंगे तो इसका क्या लाभ मिला, एक तो लाभ ये मिला कि भैया हमारे घरेलू उत्पादकों ने भी ऐसे ही शूज मैन्युफैक्चरिंग करने स्टार्ट किए, इन टेक्नोलॉजीज को लर्न किया। और उससे क्या हो गया, स्केचर्स वालों को भी अपने दाम कम करने पड़े, और हमारे जूतों की जो वर्तमान की इंडस्ट्री थे, इनसे कंपटीशन की वजह से जो उपभोक्ता थे, इनको बड़ा लाभ होना स्टार्ट हो गया। तो हमने क्या देखा, कि जब हम आयात बढ़ाते हैं तो उससे घरेलू उत्पादकों में भी प्रतिस्पर्धा क्या होती है दोस्तों, बढ़ जाती है। और उसका लाभ किसको मिलता है, कंज्यूमर को लाभ मिलता है। अच्छा एक और लाभ मिलता है, चौथा। चौथा क्या एडवांटेज है, देखो ज्यादा इंपोर्ट हम करते हैं तो सरकार को हमें वो इंपोर्ट पर कर भी देना पड़ता है, ठीक है। तो आयात, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आयात बढ़ने से सरकार को कर की प्राप्ति होगी, और सरकार पूंजी प्राप्त कर बेहतर ढंग से क्या कर पाएगा, कल्याणकारी कार्य कर पाएगा। सिंपल सी बात है भैया, यदि तिजोरी में पैसा आएगा तभी तो सरकार कल्याणकारी कार्य कर पाएगी। और सबसे एक और देखो जबरदस्त एंगल आपको देखने को मिलेगा, कि भैया सोने के हमने देखी कि बहुत स्मगलिंग होती है। यदि आपने अपनी पॉलिसीज में थोड़ा सा चेंज करके वैध रूप से सोने को आयात करने की अनुमति प्रदान करती, तो क्या होगा, अवैध आयात और तस्करी की प्रवृत्ति पर क्या देखेंगे, स्वतः ही रोक लग जाएगी। ऑटोमेटिक क्या लग जाएगी, रोक लग जाएगी, स्वतः ही रोक लगेगी। तो ये भी एक दोस्तों फायदा है आयात बढ़ाने के लिए, आप जो पॉलिसीज बनाते हैं। तो आपने क्या देख लिए, ये 5 इसके लाभ देखे। इंपोर्ट बढ़ाने, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मेंस में आपको बहुत लाभ देने वाला है ये। इन छोटे छोटे पॉइंटों से आप अपने उत्तर को जब जोड़ेंगे ना, तो एग्जामिनर बहुत राजी हो जाएगा। पहला आपने देखा, जिन वस्तुओं का उत्पादन देश में नहीं होता, उससे आपको कैसे लाभ मिलता है इंपोर्ट करने से। फिर हमने देखा कि जो टेक्नोलॉजीज को हम इंपोर्ट करते हैं, उससे हम कैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लेते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर घरेलू उत्पादकों में हमने प्रतिस्पर्धा के बारे में देखा, जिससे क्या होता है कि भैया अगर इनमें प्रतिस्पर्धा होगी, तो जो क्वालिटी है ना, प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसमें क्या देखा आपने, उसमें बढ़ोतरी होती है। उसमें क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। और साथ ही साथ दोस्तों, जब आपका कंपटीशन बढ़ेगा तो तय मान के चलना, महंगाई भी कम होगी। क्योंकि भैया आपस में जब कंपटीशन करेंगे तो उसमें उत्पाद सस्ता करने का पूरा प्रयास रहता है, और सरकार को कर की प्राप्ति होगी। और पांचवा, आपके जो वैध रूप से आयात यदि आप करते हैं, तो अवैध आयात पर क्या होगा, आपको लगाम लगा सकते हैं, उस पर स्वतः ही रोक लग जाएगी। जब आपको अनुमति दे ही दी, तो आप क्यों स्मगलिंग करोगे। आप ऐसे रूट से अपना काम करेंगे ना, जिस पर आपको सरकारी बंदिश कम से कम झेलनी पड़े।
अच्छा, अब इसके देखो कुछ हानियां भी तो हैं। मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूँ जिसको आप क्या करना, पकड़ के चलना है ना। देखो, आ, हानियां देख लेते हैं। एक मैंने वर्ड लिखा हुआ है इसमें, आयात उदारीकरण। क्या लिखा हुआ है? आयात उदारीकरण। उदारीकरण सामान्यतः आपको जहां भी दिख जाए तो आप मान के चलना कोई छूट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? छूट की बात हो रही है। ओके, छूट की लाभ हो रही है। स्टैंडर्ड लाइफ नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब छूट से मेरा क्या तात्पर्य है? देखो भैया, बड़ी सिंपल सी बात है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? आयात उदारीकरण। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। और ये इंपोर्ट लिबरलाइजेशन क्या होता है? जब किसी अर्थव्यवस्था द्वारा आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर, मतलब कि जो हम वस्तुएं और सेवाएं इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पे दोस्तों कुछ प्रशुल्क लगता है, कुछ कोटा फिक्स होता है, कुछ आपके अधिनियम होते हैं, कुछ कर व अन्य प्रतिबंधों में यदि आप छूट दे देते हैं तो ये क्या कहलाता है? आपका आयात उदारीकरण कहलाता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि भैया, जो यदि आप इंपोर्ट कर रहे हैं किसी गुड्स एंड सर्विसेज का, यदि इसमें आप उसके प्रशुल्कों में छूट दे दें, उसके कर में कुछ छूट दे दें, ठीक है, आप उसके कोटा में कुछ छूट दे दें कि भैया कोटा फिक्स होता है कि इतना ही आप मंगा सकते हैं, लेकिन आपने छूट दे दी उसको, समझ गए? और कोई अन्य प्रतिबंधों में यदि आप छूट देते हैं तो ये क्या कहलाता है? इनमें यदि आपने छूट दे दी तो क्या कहलाएगा? ये आयात उदारीकरण कहलाएगा। पेंटेप पेंटेप डोंट डिस्टर्ब अस। इसको बोलेंगे आयात उदारीकरण। स्पष्ट है? यहाँ तक कोई इशू? बहुत बड़ा है, आप एक शब्द समझ रहे हैं, आयात उदारीकरण, इसी को बोलते हैं इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हाल ही में हमने देखो पहला पॉइंट लिखा, इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। ये क्या होता है? देखो भैया, यदि आप विदेश से सारा सामान खरीदने लग जाओगे तो क्या हो जाएगा? आपके यहाँ पर इंडस्ट्री तो फल फूल नहीं पाएंगी, और उसका खामियाजा हमें कैसे भुगतना पड़ेगा? जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में हमने देखा कि जब हम अधिकतर सामान इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया तो हमारी निर्भरता किस पर बढ़ गई? विदेशी संपत्तियों पर, ठीक है, या विदेशी कंपनियों पर हमारी निर्भरता बढ़ गई। हमने क्या देखा कि हमारी डिपेंडेंसी किस पर बढ़ गई? अंतरराष्ट्रीय निर्भरता हमारी क्या हुई दोस्तों? बढ़ गई। समझ गए? पहला पॉइंट बताया मैंने आपको भी, आयात उदारीकरण। ठीक है, दूसरा आपने क्या देखा? स्मगलिंग रुकेगी। हाँ, स्मगलिंग रुकेगी किसमें? आयात के वो वैध आयात यदि आप करते हैं तो। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम आयात की हानियां की बात कर रहे हैं, समझ गए? और यदि ऐसी वस्तुओं का आयात किया जाएगा जिनकी पर्याप्त उपलब्धता पहले से ही देश में है, तो क्या दिक्कत होती है कि जो हमारे घरेलू उत्पादक होते हैं उनको नुकसान होता है। और आपने देखा होगा कि जब हमने इस प्रकार की पॉलिसी अपनाई तो हमारे देश में कई उत्पादक इकाइयां बंद हो गई थी, और रोजगार पे भी इससे क्या हुआ? कमी आई। तो भैया, इसके आगे अपन सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। तो दूसरा हमने क्या देखा कि जिसकी आपके पास ऑलरेडी पर्याप्त उपलब्धता है तो उसको आपको इंपोर्ट की अनुमति नहीं देनी चाहिए। और क्या बोल रही है विदेशी जितने भी बड़े बड़े देश हैं वो यही तो कह रहे हैं कि भैया आप अपने देश को खोलो। जैसे जिन जिन सामानों के लिए आपने हमें रोक रखा है उन सब के लिए खोल दो, खास तौर पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए उनका बहुत जोर है। मतलब कि पर्याप्त उपलब्धता पहले से ही देश में है, तो उसको क्या करना? इससे क्या होगा भैया? जो आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको क्या होगा? नुकसान होगा। दूसरा पॉइंट समझ गए? तीसरा पॉइंट देखो। देखो, आयात बढ़ाने से जो आपकी विदेशी मुद्रा भंडार है ना, वह भी कम होती। कैसे? कि भैया आपको यदि कच्चा तेल खरीदना है या सोना ही हमें विश्व से अन्य देशों से खरीदना है तो उसको हमें डॉलर में पैसा देना पड़ेगा। रुपए अभी इतना मजबूत नहीं है, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है उसमें क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। मतलब कि इंपोर्ट के बढ़ने से हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार, इसमें क्या आ जाती है दोस्तों? कमी आ जाती है। ठीक है, चौथा पॉइंट देखो,
विदेशी मुद्रा का भंडार यदि कम होगा तो विदेशी सरकारों पर हमें अनुदान हेतु निर्भरता या डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। और इससे हमें दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? डिप्लोमेटिक नुकसान हो सकता है। क्या? डिप्लोमेटिक नुकसान हो सकता है। मतलब कि यदि हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा तो क्या होगा? सरकार को अनुदान लेना पड़ेगा, कभी आईएमएफ से, कभी डब्ल्यूटीओ से, या कभी अन्य देशों से। ये ट्रैप में ही तो चाइना ने सबको फंसाया है। उनके देशों में जब विदेशी मुद्रा का भंडार कम हो गया तो चाइना ने उनको जबरदस्त रूप से मदद करनी स्टार्ट कर दी, और चाइना के पास इस समय विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भंडार उपलब्ध है। तो भैया आपने क्या देखा? विदेशी मुद्रा भंडार यदि कम होगा तो सरकारों की डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, किस पर? विदेशों पर, मतलब कि निर्भरता बढ़ जाएगी। और इससे क्या होगा भैया? देश को कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक क्या होता है? नुकसान होता है। हम क्या बैकफुट पर होते हैं थोड़े से दोस्त, है ना? जब पैसे मांगने जाते हैं तो भैया आप सभी जानते हैं वो अगले की चलती है। पांचवा देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार क्या होता है कि जब हम बाहर की चीजों को यहाँ मंगाते हैं, सपोज करो रशिया में, तो दोस्तों जीन्स की एक क्रांति हो गई थी जब जीन्स वहां पर आई थी, तो जीन्स पहनने के लिए मना कर दिया था समाजवादी सरकार ने, या उसकी फैक्ट्रियां बंद कर दी थी। लोग उसको स्मगलिंग कर 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 लाके जीन्स पहना करते थे। तो एक अत्यधिक इंपोर्ट जब हम करते हैं तो देश में लोगों में विदेशी संस्कृति के प्रति ब्लाइंड फेथ भी बढ़ जाता है। क्या देखा आपने? अधिक आयात करने से विदेशी संस्कृति के प्रति अंधश्रद्धा भाव भी बढ़ता है। जैसे आपने देखा कि यार बाहर से सारी चीजें आ रही है, हमारे देश में तो बनी नहीं ना। और हमारी एजुकेशन सिस्टम भी ऐसी है कि आपको गौरवान्वित महसूस हो अपने देश के प्रति, वह तो संभव ही नहीं है। तो आपने क्या देखा कि अधिक आयात होने से, ये छोटे छोटे टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट है, कौन से, सॉरी, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट अन्य लोगों के पॉइंटों से आपको एज प्रोवाइड कराएंगे यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। विदेशी संस्कृति के प्रति अंध श्रद्धा भाव बढ़ सकता है, स्पष्ट है? तो भैया इसको नियंत्रित कैसे करें? देखो, नियंत्रित करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। अब आप सब जानते हैं, देखो अब आप नियंत्रण करने के लिए थोड़ा सा अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे ना तो तुरंत बता देंगे। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? कि मेजर्स की बात कर रहे हैं। हमने लाभ देख लिया, हानि देख लिया, मेजर्स देख लो। मेजर क्या हो सकता है कि आप पहले ही बार ही बोल देंगे, देखो सर, जो कमियां है ना, आप उनको सुधार दोगे तो आपके लिए मेजर्स हो जाएंगे। कैसे? कि हमने यदि अवांछित जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसको आप क्या कर लो, पहले नियंत्रित कर लो। जैसे मैंने आपको बताया कि वेल्डिंग वालों के लिए जो मशीन आती है वेल्डिंग की, लाखों की संख्या में हमारे देश में, वो सारी की सारी आज के समय में चीनी की है। तो हम क्या कर सकते हैं? उसको रोक कर यहीं पर उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो हम देखेंगे, तो पहला हमारे लिए क्या मेजर हो गया? अनवांटेड इंपोर्ट्स पर हमें क्या करनी चाहिए? नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है? हमें ऐसी आयात उदारीकरण की नीति लागू करनी चाहिए जिसके साथ साथ हम इस प्रकार के अनवांटेड इंपोर्ट को भी रोक सकें। और दूसरा, देखो भैया ध्यान रखो, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब भी आप कोई गांव में, ऐसा नहीं हो कि कोई टीवी ला रहा है तो सारे उसको देखा थे घर में टीवी खरीदने भाग जाएं। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे भैया कि पैसों के मामले में आपको अंधी दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई साइकिल खरीद के लाया है एटलस की, तो सब क्या करेंगे? अगर साइकिल बढ़िया लगी तो भैया चलो चाहे जरूरत हो चाहे नहीं हो, वो भी साइकिल खरीदने भागेगा। क्यों? क्योंकि उसको भी तो दिखाना है कि भैया मेरे पास भी साइकिल है। तो बड़े बुजुर्ग गांव में खूब कहते थे कि भैया इस प्रकार के अगर आपको अर्थव्यवस्था के कोई भी डिसीजन लेने हैं तो विवेक संगत निर्णय लिया करो, मतलब कि प्रूडेंशियल डिसीजन लेने चाहिए, अंधी दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार से कोई देश सपोज करे जबरदस्त रूप से अगर सस्ते आपसे चार्जर खरीदे जा रहा है, तो जरूरी नहीं कि आप भी उसको देखा देखी ये काम करें। आप अपने यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयास कीजिए ना। तो भैया दूसरा हमने पॉइंट मेजर में क्या देखा कि देखो, इकोनॉमी की अंधी दौड़ खरीदारी में मत मत भगो, मतलब कि उसको लेने से पहले आप विवेक संगत क्या करें? निर्णय लें। ये दो मेजरमेंट आप एक तरीके से कर सकते हैं। ठीक है? तो भैया अगला इसमें पॉइंट देख लीजिए, अब आउटवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये आउटवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आप सभी बड़े अच्छे से जानते हैं। देखो, बात किसकी हो रही है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हो रही है। और आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? बाह्य उन्मुखी। कैसा विदेशी निवेश की बात कर रहा हूं? जो मैं बाह्य उन्मुखी हो। बाह्य उन्मुखी से मेरा क्या तात्पर्य है? कि बाहर की ओर वो निवेश जा रहा है।
बाह्य उन्मुखी है ना, इसको बाह्य उन्मुखी, बाह्य उन्मुखी कैसा निवेश है? विदेशी निवेश है। अब एक बार इसको समझ लो, ठीक है। क्या होता है भैया कि जो देशी बचत राशि है, देखो शब्दों को पकड़ना, देशी बचत राशि का आपने क्या कर दिया? विदेशों में निवेश कर दिया, तो ये क्या कहलाता है? आपका आउटवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। मतलब कि जो पैसा हमने हमारे देश में बचाया या मैंने बचाया और उसको यदि विदेश में जाके मैं निवेश कर दूंगा तो ये क्या कहलाएगा? आउटवर्ड, मतलब बाहर जाके मैंने निवेश किया, तो ये आउटवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आउटवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आप समझ के, लेकिन भैया एक होता है आउटवर्ड, एक होता है इनवर्ड। जो हम अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? आउटवर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, समझ गए। अब इसके लाभ और हानि और देख लीजिए। देखो यदि एडवांटेज क्या रहेंगे, बाहर यदि आप विदेशी निवेश करेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे कोई देश हमारे भारत में आके निवेश करता है तो यहाँ पर वो लाभ कमाने के लिए तो निवेश करता है, और साथ साथ जो पैसा यहाँ लेके आता है तो बैंक से सपोज करो ब्याज वगैरह भी लेने का प्रयास करता है। तो जब यदि हम बाहर पैसा लगाएंगे तो लाभ और ब्याज कमाने में क्या होगा दोस्तों? हमें मदद मिलती है। अच्छा, साथ ही साथ दूसरा लाभ क्या होता है? देखो जब आप बाहर निवेश करते हैं तो अन्य देशों में जो अपने ट्रेंड वर्कर्स हैं उनको भी आप रोजगार दिलाने में मदद मिलती है। जैसे कैसे कि भैया मैंने वहां पे कोई मिठाई की दुकान खोली, सपोज करो ब्रिटेन में मैंने कोई मिठाई की दुकान खोली, तो मैंने अपने राजस्थान के जो ट्रेंड वर्कर थे उनको वहां पर क्या दिलाया? रोजगार दिलाया, तो विदेशों में जाके उनको रोजगार मिला, ठीक है। तो यहाँ जो भैया 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, अगर मैं उसको भारतीय रुपए में भी देखो तो ये मान के चलता हूँ उनको अब 60-70 हजार रुपये तनख्वाह मिल रही है। हाँ, उनका खर्चा वर्चा काटने के बाद यदि सपोज करो उनको 10,000 रुपये बचे, तो यहाँ जो तनख्वाह मिल रही थी उतनी तो पूरी की पूरी बचा रहे हैं ना वो वहां पर। तो भैया क्या हुआ कि यदि मैंने बाहर निवेश किया तो हमने जो वहाँ यहाँ से हमारे ट्रेन वर्कर्स को वहां पर एम्प्लॉयमेंट दिलाया, तो उससे भी क्या होता है दोस्तों? हमारे देश में और रेमिटेंसेस भी बढ़ता है और ट्रेंड वर्कर्स की संख्या भी बढ़ती है, क्योंकि वहां के भैया एनवायरमेंट, वहां की नई बिजनेस स्ट्रेटेजी को भी आप समझने लग जाते हैं, समझ गए। ये किसका लाभ होता है? पहला आउटवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। सबसे एक और बड़ा देखिए तीसरा लाभ, यदि मेरा देश भारत ब्रिटेन में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट करता है और वहां के देश में यूं मान के चलिए करीबन 30 से 40% लोगों को क्या देता है? रोजगार देता है इन्वेस्टमेंट करने के बाद। जैसे जगुआर टाटा ने खरीदी, लैंड रोवर वाली कंपनी खरीदी, तो वहां पर भैया हमने क्या किया? इन्वेस्टमेंट तो किया ही किया, और वहां के जो रहने वाले लोग वासी थे, मतलब कि ब्रिटेन की जो निवासी थी या यूरोपियन यूनियन में रहने वाले निवासियों को हमने क्या दी? रोजगार दिया। तो उस रोजगार से क्या होता है? सबसे बड़ा लाभ देश को कूटनीतिक फायदा होता है। ध्यान रखो दोस्तों, ये जो इंडियन डायस्पोरा है ना, इसका ही डंका है पूरे देश में, जिसकी वजह से हमारे भारत के नेताओं की जबरदस्त रूप से पूंछ होती है ना। क्या कूटनीतिक फायदा प्राप्त होता है। अच्छा अगला, और कोई मित्र देशों से आप खाद्य, पूंजी आदि के द्वारा सहायता पहुंचाने में भी बाह्य संप्रभुता भी आपकी सशक्त होती है। जैसे कि आपके किसी देश है ना, वहां पर सपोज करो बाढ़ आ गई, ताइवान में समझ सपोज करो वहां कोई समस्या आ गई, तो आपने क्या किया? यहाँ से उनको खाद्य भेज दिया, गेहूं भेज दिया, सब्जियां भेज दी। तो भैया ये जो आपने बाहर एक इन्वेस्टमेंट ही तो किया। तो इस इन्वेस्टमेंट जो हमने किया, यहाँ से जो सामान वहां की मदद करने के लिए भेजी, तो इससे भैया हमारे देश की जो सॉवरेनिटी है वो क्या होती है? मजबूत होती है। और इस प्रकार हमारे जो समर्थक देश है उनकी संख्या भी बढ़ती है, समझ गए। और भैया इससे लाभ एक और होता है, जैसे ही आपके समर्थक बढ़ेंगे विदेश अन्य देशों के रूप में, तो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स है ना, या अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में आप कई बार वोटिंग की आवश्यकता पड़ती है भैया कि आपके पक्ष में माहौल बनाना है। तो ये जितने भी ऐसे देश हैं जिनको हमने सहायता पहुंचाई होती है, तो वो क्या करते हैं? संभवतः हमें मदद करने की प्रयास में रखते हैं, मतलब कि मित्र देश बन जाते हैं ना वो हमारे, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है दोस्तों? एक और बड़ा जबरदस्त लाभ होता है कल्चरल बेनिफिट का। क्या? देखो मैं कीवर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, सॉवरेनिटी है ना, बाह्य संप्रभुता, बाह्य संप्रभुता। ये देखो पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं, किसके लाभ क्या होते हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? एडवांटेजेस की, कि क्या लाभ होते हैं इसके। पहला आपने देख लिया, दूसरा आपने समझ लिया, तीसरा भी आपने समझ लिया। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, कल्चरल बेनिफिट। क्या? एक और लाभ होता है, मैं सबसे बेहतरीन लाभ है कल्चरल बेनिफिट। 21 जून को आपने योग देखा तो पूरा विश्व योग को बना रहा था, सेलिब्रेट कर रहा था, ठीक है। अपने वीडियोस बना बना के भेज रहे थे, जर्मनी वालों ने तो जबरदस्ती भेजे,
ऐसा कोई देश नहीं था जिसने 21 जून को योग के अपने देश में ना बनाया हो। तो भैया इससे हमें क्या मिलता है, निवेश करने से सांस्कृतिक लाभ भी मिलता है, और इससे जो निवेशक देशों की संस्कृति का विश्व भर में प्रचार होता है, दूसरे देशों में छवि बेहतर होती है। समझ गए आप? तो ये एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट होता है निवेश करने से। जैसे आप कई बार देखते हैं ना, गुजराती अगर यहाँ राजस्थान में आके इन्वेस्टमेंट करेगा, या सपोज करें आपके यूपी में आके इन्वेस्टमेंट करेगा, तो कई बार आप उनके रेस्टोरेंट देखने को मिलते हैं, है ना, उनके कल्चरल को समझने को आपको मौका मिलता है। तो भैया ये क्या, दो जैसे राज्यों को नजदीक लाते हैं, ऐसे ही हमारे देश की संस्कृति का एक तरीके से अन्य देशों में जब हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो देश का विश्व भर में प्रचार भी होता है, और दूसरे देशों में हमारी छवि भी बेहतर बनती है। स्पष्ट? तो आपने इसके एडवांटेज देख लिए। सर एडवांटेज तो हमने बात कर ली, अब आप कुछ हानियां भी बता दो। देखो हानियां भी हैं, बिल्कुल हैं। अब हानियां क्या है वह भी एक बार देख लीजिए। मतलब कि पॉजिटिव पॉइंट आपने देख लिए, अब नेगेटिव पॉइंट देखो। बेसिकली अभी हम जो बातचीत कर रहे हैं ना सारी, इनको हम जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या आप देखेंगे कि भैया हमें विदेशी निवेश के बारे में समझना होगा, तो उसमें कई बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स निकल के आएंगे। अभी क्या आपकी एक बेसिक नॉलेज बनती जा रही है कैसी, कि इकोनॉमी हमें लेके कहाँ जाती है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की। ठीक है ना? उसी हिसाब से सिलेबस कैसा आपको मिलना चाहिए, वही मैं आपसे सारी बातें कर रहा हूँ। और आप तय मान के चलना कि जब हमारा ये पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, तो आप छोटी से छोटी बातों को समझने लग जाएंगे, और आप खुद को यदि रिवीजन करते रहे, तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या अन्य ऐसे इकोनॉमी के एनालिसिस या आर्टिकल पढ़ेंगे, तो आप गूढ़ विषयों को भी बहुत सरलता से समझने लग जाएंगे। समझ गए? तो भैया अब नेगेटिव क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखो भैया, किसी भी अर्थव्यवस्था में जब अधिक आउटवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया, मतलब कि यहाँ से सभी लोगों ने बाहर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो भैया यहाँ से जो मैंने पैसा कमाया था, जो मेरी बचत थी, मैंने बाहर इन्वेस्टमेंट कर दी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, निधि की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हमारे देश में निधि की उपलब्धता कम हो जाएगी। समझ गए? स्पष्ट है? और साथ ही साथ दोस्तों, जो डोमेस्टिक सेविंग अमाउंट होती है, घरेलू बचत राशि, यदि पर्याप्त हो, तभी हम ऐसी नीति अपनानी चाहिए। कैसी? आउटवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। कि भैया वो कहते हैं ना कि घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने, कि भैया हमारे पास तो राशि है नहीं, और हम दिखाने के लिए बाहर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो उल्टा पड़ जाएगा कि देश में भी आप विकास नहीं कर पाएंगे, और बाहर जो जाएंगे वो एक अल्पकालिक निवेश ही बन के रह जाएगा। क्योंकि वहां तो भैया आपको रेगुलर निवेश करना पड़ेगा ना, उसको आपको स्थायी बनने के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे यदि आप फॉरेन में, तो ना तो आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको लाभ देगा, और देश में भी विकास के साधनों को आप अवरुद्ध कर देंगे। समझ रहे हैं? तो भैया घरेलू बचत राशि पर्याप्त हो, तभी ऐसी नीति अपनानी चाहिए। ये पॉइंट ध्यान रखना। और आपको क्या करना पड़ेगा भैया, मित व्ययता बढ़ाकर ज्यादा भाई उन्मुखी विदेशी निवेश किया जाना चाहिए। एक तो आपने क्या देखा, यदि आपकी डोमेस्टिक सेविंग अमाउंट पर्याप्त तो करें, और एक आप दूसरा तरीका क्या अपना सकते हैं भैया, मित व्ययता बढ़ाएं। फालतू में जब इधर उधर का खर्चा करते हैं ना, कि एक रोड बनाई, फिर उसके ऊपर फिर रोड बना दी, चाहे रोड कितनी सुंदर हो, मंत्री जी के सामने फिर थोड़ा सा भी मालूम पड़ा, नए मंत्री जी ने क्या बोला कि रोड चाहे कितनी बढ़िया हो, बना दो दोबारा से एक बार और रोड। तो भैया ये लाखों रुपए जो अब एक रोड के ऊपर अगली रोड के ऊपर उसी रोड पर बनाए जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, आपका एक तरीके से मित व्ययता नहीं कहलाती है। तो भैया क्या कर सकते हो आप, मित व्ययता को बढ़ाकर इस पैसे को हम फॉरेन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ये एक बहुत बड़ा तरीका है, कैसे मेजर्स जो आप अपना सकते हैं, कैसे इसको काबू में करें, या कैसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। समझ गए? अच्छा, अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और मैं आपको बता देता हूँ, है ना। इसके दो तीन पॉइंट और देख लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े प्यारे प्यारे पॉइंट है। अरे ये स्पष्ट है ना, फॉरेन रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। जीतू सिंह जी गुड इवनिंग। सुजय कटारा जी नमस्ते नमस्ते। सुजय कटारा जी आप कल भी थे क्या? संभवतः कई विद्यार्थी बातचीत नहीं करते ना, तो उसके बारे में ध्यान नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसके ना कुछ नेगेटिव पॉइंट और देख लीजिए। हाँ, कुछ नेगेटिव पॉइंट और देख लीजिए। देखो, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, स्पर्धात्मक कूटनीतिक युग में कुछ देशों को मदद करने पर अन्य देश क्या मान लेते हैं, बुरा मान लेते हैं। जैसे कि अभी जो डिप्लोमेसी चल रही है, कि मैंने क्या किया,
ताइवान में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो कई बार उसके आसपास के इंडोनेशिया और अन्य देश क्या करेंगे, हमारे साथ ये उसको बुरा मान लेते हैं कि भैया कि आपने हमारे मित्र देश में क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में सामान्यतः ऐसे देश जब बुरा नहीं मानते, जब उनको मालूम पड़ता है कि ये अपने राष्ट्र हित के लिए काम कर रहा है। जैसे कि हमारे गल्फ कंट्रीज में इजराइल से भी बहुत अच्छे संबंध है, तो फिलिस्तीन से भी हमारे बहुत अच्छे संबंध है, जबकि इन दोनों के कट्टर रूप से दुश्मन है एक दूसरे के। समझ गए? और अगला मतलब मैंने आपसे क्या बोला कि भैया कूटनीतिक युग में आप क्या देखते हैं कि भैया कूटनीतिक आपको नुकसान भी हो सकता है ऐसे करने से ना। कूटनीतिक नुकसान भी हो सकता है, कैसे कि उससे संबंधित देश क्या मान सकता है, बुरा मान सकता है। समझ गए? अच्छा, एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, कई बार हम जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं अन्य देशों में, वो इस प्रकार की सहायता राशि का क्या कर लेते हैं, दुरुपयोग कर लेते हैं। जैसे हमने नेपाल को कोई राशि दी कि भैया यहाँ पर आपको सड़क बनानी है या पुल बनाना है, तो क्या करेगा उस राशि का, अब जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है तो वो हमारे खिलाफ भी उसको यूज में करने लग जाएगा। समझ रहे हैं? अच्छा, और दूसरी एक इम्पोर्टेंट नेगेटिव बात क्या आती है इसके अंतर्गत, देखो दूसरे देश के जो स्थानीय कामगार होते हैं, जो लोकल वर्कर होते हैं, हमारे कामगारों के प्रति वो क्या समझते हैं, फिर अनवांटेड कंपटीशन समझते हैं। इसको क्या समझते हैं, अवांछित प्रतिस्पर्धा। जैसे आप महाराष्ट्र में देखते हैं ना कि यदि यूपी बिहार के लोग वहां जाके भैया मेहनत करके उन्होंने जितने भी टैक्सी ड्राइवर हो गए, ऑटो ड्राइवर हो गए, या अन्य छोटे जितने भी व्यवसाय थे, उन सब पर क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया, तो क्या सोचते हैं ये वहां के प्रॉपर लोग कि भैया इन्होंने अवांछित रूप से प्रतिस्पर्धा कर दी और ये काम तो हमारा था, इन्होंने हमारे से लाभ छीन लिया हमारा। जबकि असलियत क्या थी, भैया इन्होंने मेहनत करी तो ये स्थापित कर लिया, आप भी कर लेते मेहनत, आपको किसने रोका था। तो एक बड़ा इसी प्रकार से अन्य देशों में जब हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक अवांछित प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलती है, किसमें, वर्कर्स में। किसमें दोस्तों, स्थानीय कामगार और वहां के जो लोकल वर्कर हैं ना, सॉरी स्थानीय कामगार या और हमारे यहाँ से यदि कोई विदेशी कामगार जाएंगे तो इसमें है ना, तो इनमें क्या देखने को मिलती है दोस्तों, अवांछित प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। स्पष्ट है? अब अगला इसमें एक पॉइंट देख लेते हैं हम, कौन सा अंतिम पॉइंट है ये आज का इंट्रोडक्शन का। इसके बाद दोस्तों हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और आपको क्या करना है, ये पूरा एक तरीके से पहला एक टॉपिक आपके पास नोट्स के रूप में तैयार हो जाना चाहिए। फिर इससे कुछ प्रश्न मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, कल मैं आपसे इसके लिए कुछ प्रश्न डिस्कस करूंगा कि देखो कैसे प्रश्न बनते हैं यूपीएससी में। जो हमने पढ़ा है उसी से बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न बनेंगे अभी। चलो, अच्छा, अब इनवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, सिंपल सी बात है, जब आउटवर्ड में जो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम बाहर लेके जा रहे थे, इनवर्ड क्या होता है, अंतर्मुखी विदेशी निवेश होता है। मतलब कि हिंदी में आप क्या बोलेंगे इसको, अंतर्मुखी विदेशी निवेश है। स्पष्ट? अच्छा, अब अंतर्मुखी विदेशी निवेश की डेफिनेशन क्या बोलेंगे, सिंपल से डेफिनेशन, जैसे हम पहले क्या बोला था कि अन्य देशों से या देश से अन्य देशों में यदि हम निवेश करते हैं तो उसको आउटवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते थे। इनवर्ड में बस इतनी सी लाइन चेंज हो जाएगी कि अन्य देशों से देश के अंदर आने वाले निवेशकों को क्या बोलते हैं, अंतर्मुखी विदेशी निवेश कहते हैं। लिख देता हूं मैं आपके लिए ये लाइन, अन्य देशों से देश के अंदर क्या आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। स्पष्ट है? देश के अंतर्गत कोई भी ऐसा निवेश आएगा तो क्या कहेगा, आपका अंतर्मुखी विदेशी निवेश कहलाएगा। स्पष्ट है? अंतर्मुखी निवेश लेकर आएंगे इन्वेस्टमेंट, सबाना जी ने बोला। ठीक है। अच्छा, और अगला इसमें कुछ लाभ देख लीजिए। अब इसमें हम इसके क्या एडवांटेज भी देख लेते हैं कि सर अब ये इनवर्ड जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है इससे क्या लाभ होगा। आप सभी जानते हैं यदि हमारे देश में कोई बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेगा, तो सपोज करो उसने मोबाइल की फैक्ट्री लगाई, जैसे सैमसंग ने लगाई, तो आपने क्या देखा, हमारा उसने इंफ्रास्ट्रक्चर इससे क्या हुआ, डेवलप हुआ। अब तो आप बहुत सारे पॉइंट बता देंगे, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, आपका रोजगार बढ़ा, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ा आपके यहाँ पर, फिर जैसे उसने फैक्ट्री लेके आए, तो सारे किसकी वजह से हो रहे थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से हो रहे थे। साथ ही जब बाहर से कोई पूंजी लेके आता है तो इससे क्या होता है दोस्तों, हमारा जो कैपिटल रिजर्व है देश का, कैपिटल रिजर्व सेक्टर भी बोल सकते हैं, इसमें भी क्या होता है दोस्तों, सक्रियता बढ़ती है, ये भी बढ़ता है।
और हमारे देश का जो फॉरेन रिजर्व है ये भी क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। ये सारे पॉइंट अब आपको ध्यान में आने लग गए हैं ना। देखो, और एक लाभ और हो सकता है, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट लाभ मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ पर जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस है ना दोस्तों, यदि इसमें विदेशी निवेश आता है ना दोस्तों, यदि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में विदेशी निवेश आता है, तो इस समय जो हमारे कुटीर उद्योग करीब करीब बहुत निम्न या मृत प्राय टाइप में हो गए हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा, अगर विदेशी निवेश आ गया तो भैया आपको उनको पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। क्या? पुनर्जीवित करने में इसमें लाभ मिलेगा किसको? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज या फिर आपके जो कुटीर उद्योग है, समझ गए? किसमें? कुटीर उद्योगों में, लघु और कुटीर उद्योगों में और ट्रेडिशनल उद्योगों में, है ना। आजकल दोस्तों आपको बता दूं, विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट पर भी अब इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, समझ गए। और आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो आप जानते ही हैं कि इससे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जैसे साउथ कोरिया ने हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया तो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस में क्या हुआ? सुधार हुआ। क्या हुआ? सुधार हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि भैया हमारे देश में यदि साउथ कोरिया ने आके अपनी इंडस्ट्री लगाई तो वो लाभ भी तो हमारे देश से कमा रहा है। तो इससे क्या होता है, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस में सुधार होता है। स्पष्ट है? अच्छा, इससे कुछ छोटे छोटे नेगेटिव पॉइंट है, वहां भी देख लीजिए। सर इसके नुकसान भी बता दो। बड़ी सिंपल सी बात है, देखो अगर यदि विदेश से आके लोग यहाँ खूब सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पुण्य बात हमारे देश में क्या होगा, उन पर विदेशों पर निर्भरता बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? देखो दोस्तों, यदि साउथ कोरिया और अन्य विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ पर मोबाइल बनाने लग गई तो क्या होगा? हमारे देश में तो भैया जो उत्पादक होंगे वो तो हतोत्साहित होंगे होंगे, और लेकिन जो क्वालिटी हमारे देश में बना के देंगे वो चाहे बढ़िया ही बना के दें, और कल को हमारे उनके बीच में कोई टकराव हो गया, कोई समस्या आ गई, तो ये तो उठ के चल देंगे। तो फिर हम क्या बोलेंगे, नहीं 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 साहब, रुको रुको रुको, नहीं यार संबंध मत बिगाड़ो साहब, कैसे भी करके बैठते हैं, बातचीत करते हैं, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी क्या होते हैं, कमजोर पड़ने लग जाते हैं। तो मूल मुद्दा क्या हो गया कि हमारी विदेशों पर निर्भरता बढ़ जाती है। देखो दोस्तों, हम इतने निकम्मे और निकृष्ट व्यक्ति हैं। कैसे? कि मैं कल रिपोर्ट देख रहा था कि अमेजन या जो भी फ्लिपकार्ट पर ये चाइनीज मोबाइल की दोबारा से वो जो सेल ओपन होती है ना, तो भैया कुछ ही मिनटों में जो उनका सारे फोन बिक गए थे। अब देखो उसमें दो तीन झोल झाल हो सकते हैं कि सपोज करो पहले यदि 1 लाख फोन बिकते थे, तो उन्होंने जो इस बार का थ्रेश होल्ड लिमिट रखी वो सपोज करो 50,000 फोन ही रखी, तो 50,000 लोगों ने तुरंत खरीद लिया होगा। यदि 1 लाख रखते पुराने वाली लिमिट, तो संभव थे फिर दिखती कि भैया अभी भी 50 लाख बच रहे हैं या नहीं बिके हैं। लेकिन फिर भी भैया ये लोगों ने जितने भी फोन लिए हैं, तो वो जयचंद से कम नहीं है। हमारे देश में इन जयचंदों ने हमारी एहतसी करवाई है, नहीं तो हमें कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता था। और ये जिन्होंने भी भैया ये नए नए फोन लिए ना, इन फोन के बगैर क्या तुम्हारी जिंदगी नहीं चल सकती थी क्या? रियलमी, ओप्पो, वीवो, आज भी दोस्तों पिछले 5-7 दिन में इन्होंने जितने भी अपने सेल करने के लिए बेसिकली क्या लिंक ओपन किए थे, तो मिनटों में इन्होंने सारे मोबाइल बेच दिए थे। धिक्कार है हम पे। क्या? धिक्कार है। तो भैया नेगेटिव क्या था? विदेशों पर निर्भरता बढ़ गई। समझ गए आप? सबसे बड़ा पॉइंट। साथ ही साथ दोस्तों हमारे पास एक बड़ी समस्या आ जाती है जब विदेशी निवेश हमारे यहाँ पर बढ़ता है, मतलब कि अंतर्मुखी विदेशी निवेश बढ़ता है, तो यहाँ पर कई प्रकार के लग्जरी गुड्स बनने लग जाते हैं। जैसे कि आप देखिए कई विदेशी कंपनी आ गई तो उन्होंने प्लास्टिक के आपके पोंछे और आपके क्या बोलते हैं आपकी लग्जरी बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के इंटीरियर डिजाइनिंग के भी प्रोडक्ट्स निकाल दिए उन्होंने। सपोज करें आप आजकल देखते हैं ना कि आपके मसाज कर लीजिए, इस प्रकार का आप थेरेपी ले लीजिए, ये सारे जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं कैसे कैसे आ रहे हैं? विदेशी निवेश के द्वारा, या विदेशी लोग भी लाके यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो भैया ये जितने भी चीजें आ रही हैं तो इससे क्या आपका बढ़ रहा है? लग्जरी गुड्स बढ़ रहे हैं आपकी। क्या? लग्जरी गुड्स आप खूब खरीद रहे हैं इस चक्कर में। क्या खरीद रहे हैं? विलासितापूर्ण वस्तुओं पर हम क्या कर रहे हैं? निवेश पर खूब बढ़ावा देते हैं। समझ गए? और इससे क्या होता है, हमारे देश की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है वर्तमान में, इस संस्कृति को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। मतलब कि पैसे हो चाहे नहीं हो तुम तो खरीदारी कर लो। ठीक है, जैसे ही आपके ऐप में आप देखते हैं सेल आई, चाहे आपके पास ऑलरेडी 3 जीन्स पड़ी है, पर नहीं, खरीद लो 2 जीन्स और खरीद लो चाहे जरूरत ही नहीं हो। तो ये जो उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ाने का काम करती है, ये भी भैया जब हमारे यहाँ पर इनवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, इसकी वजह से भी लग्जरी गुड्स बढ़ते हैं। स्पष्ट है? समझ गए दोस्तों? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि भैया इनवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है तो हमारे ऊपर
देश पर विदेशी ऋण का भार भी बढ़ सकता है और ऋण पर ब्याज की देयता आगे चलकर इनटॉलरेबल भी हो सकती है। समझ रहे हो? और देखो, इसका एक नेगेटिव पॉइंट और आता है। सामान्यतः जितने भी विदेशी निवेश होते हैं ना, वो कहाँ होते हैं? शहरों में होते हैं। कभी आपने देखा है कि हमारे गांव में कोई पहुंचा हो विदेशी निवेशक कुछ निवेश करने के, भैया इस गांव को अच्छा बनाऊंगा चाहे थोड़ा घाटा ही हो जाए? कभी नहीं पहुंचा। तो इससे क्या होता है, जब वो हमारे पिछड़े अंचलों में नहीं पहुंचता है, तो उससे क्या होता है भैया, आंचलिक विषमता बढ़ती है। कि गुड़गांव जाएंगे तो देखेंगे बड़ी चकाचौंध, और गुड़गांव से 10 किलोमीटर जैसे ही गांव की तरफ बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि भैया वहां के और यहाँ के रहन सहन में तो रात दिन का अंतर कर दिया। मतलब आपको आंचलिक विषमता देखने को मिलेगी, इन इक्वालिटीज देखने को बढ़ेगी। समझ गए? तो इस प्रकार के इनवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट का नेगेटिव एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यह भी है कि हमारे शहरों में और पिछड़े या तहसील या गांवों में हमें एक बहुत बड़ी आंचलिक विषमता देखने को मिलती है। स्पष्ट? स्पष्ट है दोस्तों? अच्छा, अब इससे कुछ मेजर्स भी बात कर लूं मैं आपको। देखो मेजर्स क्या अपना सकते हैं, अब चर्चा आप ही मुझसे करके बता दो। सोनम यादव जी कह रही है अब क्या किए, हम चुप होकर बैठे हुए हैं। नहीं नहीं सोनम जी, चुप होकर नहीं बैठे हैं। बेसिकली क्या होता है कि कुछ चीजें होती हैं, बहुत अंडरग्राउंड करंट चलते रहते हैं, हमें ध्यान में नहीं आता। जब आप अधिकारी बन जाएंगे ना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि भैया कितनी सारी चीजें अंडर करंट चलती रहती हैं। बाहर से जो अच्छा अच्छा दिखता है ना, उसके पीछे पता नहीं क्या क्या योजनाएं बनती रहती है, क्या क्या चलता रहता है। टेंशन मत लो, बहुत कुछ चल रहा है। समझ गए? तो भैया मेजरमेंट क्या लें इसको ठीक करने के लिए? मेजर्स टू कंट्रोल इनवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम क्या करें, है ना? देखो, एक चीज का ध्यान रखो कि पहली बात, कभी भी ऐसा कुछ मेजरमेंट आपको पूछ लेना तो एक वर्ड का ध्यान रखना कि रेगुलेटिंग। हमें कोई कोई ना कोई विनियामक संस्था, क्योंकि विनियामक संस्था क्या काम क्या होता है, क्या चीज सही है उसको बढ़ाना, जो गलत है उसको रेगुलेट करना। तो भैया आप क्या देखते हैं, कोई भी रेगुलेटिंग इंस्टीट्यूशन है, ऐसा कुछ आपसे मेजरमेंट पूछे तो आप सीधे टेप देना कि सबसे पहले हमें एक विनियामक संस्था स्थापित करनी चाहिए, जो क्या करेगी, चयनात्मक रूप से विदेशी मुद्रा का आपको अनुमोदन कर सकती है ना, कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है या इस फील्ड में आपको करना है या नहीं करना। अच्छा, और आपस में कोई देश में और विदेशी निवेशकों में कोई विवाद हो गया तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। तो आपको दो वर्ड मिल गए, एक तो आपको रेगुलेटिंग इंस्टीट्यूशन मिल गया और दूसरा आपको ट्रिब्यूनल करके वर्ड मिल गया। ये दोनों आप कहीं पर भी दोस्तों यूज में ले सकते हो, है ना? कि दो गांवों के बीच में या दो गांवों के प्रशासन के बीच में या तहसील और शहरों के प्रशासन के बीच में यदि कोई विवाद हो गया, तो उनको सुलझाने के लिए सरकार को एक ट्रिब्यूनल बना देना चाहिए। ठीक है? और ट्रिब्यूनल में क्या होता है, एक अधिकरण होता है जहां पर बैठ के सटारा कर देते हैं आपके क्या विवाद है। समझ रहे हैं ना? वो अलग से केवल उन्हीं विवादों को हैंडल करता है। समझ रहे हैं भैया? क्या कर सकते हैं, रेगुलेटिंग इंस्टीट्यूट बना दो और एक ट्रिब्यूनल बना दो। और साथ ही साथ दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, देश को कमजोर उत्पादन क्षेत्र को वित्तीय एवं प्रौद्योगिकी रूप में सशक्तिकरण कर सकते हैं। मैं आपके जब कमेंट देखने लग जाता हूँ ना, तो वो क्या हो जाता हूँ, डाइवर्ट हो जाता हूँ। रक्षा में 49% से बढ़कर 74%, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हाँ बढ़ा दिया हमने, है ना? समझ गए? तो मैंने आपसे क्या बोला कि देश के जितने भी कमजोर उत्पादन क्षेत्र हैं, उनके वित्तीय एवं प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कौशल का उन्नयन कर सकते हैं। देखो, टेक्नोलॉजी को आपको सशक्त करना ही करना पड़ेगा। अगर यदि आपको जो इनवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको अपने पक्ष में लेके चलना है ना, तो आपको भी टेक्नोलॉजी साउंड होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? टेक्नोलॉजी साउंड होना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा दोस्तों, जो ब्रिटिश इंडिया ने हमारे यहाँ पर उपनिवेशवाद का एक तरीके से खतरा उस समय उत्पन्न कर दिया। खतरा क्या, उस समय उपनिवेशवाद के चुंगल में हम फंसे हुए थे। अभी क्या चल रहा है, अभी नव उपनिवेशवाद चल रहा है। हम आज भी तो भैया पूर्ण रूप से गुलाम ही तो हैं, पहनावे के रूप से, बोली के रूप से। समझ रहे हैं? और जैसे रियलमी आपने खरीदने लग गए या चाइनीज प्रोडक्ट खरीदे, तो आज भी भैया हम तो गुलाम ही हैं। आप क्या गर्व से किसी होटल, 5 स्टार होटल में जाके गर्व से उसके अटेंडेंट से हिंदी में बोल सकते हैं कि साहब मुझे रूम चाहिए रहने के लिए? आप 100 बार सोचते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा बोलने का प्रयास करते हैं, अंग्रेजी ढूंढने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि आप गुलाम हैं, है ना? गुलाम लोग ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है? यदि आपने धोती कुर्ता पहन के चले गए तो क्या होगा, आपको शर्म आने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ऐसी गुलामी भर दी है ना? जब आप जापान जाते हैं तो जापानी अपने वहाँ की जो ड्रेस पर्टिकुलर पहनते हैं तो उनको गर्व महसूस होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर आप पहन के चल जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, गुलामी महसूस हो, क्योंकि हम गुलाम हैं। एक बार क्या हुआ था, हमारे
जिसमें मैं टाटा कंपनी में काम करता था, तो संभवतः एक दिन होता है कि आप आपने कोई भी ड्रेस पहन के आ सकते हैं। जैसे पंजाबी लड़कियां थी तो पंजाबी सूट्स पहन के आते थे वहां पे। एक तमिल या वहाँ के व्यक्ति थे तो वो जो अपनी धोती होती वो पहन के आया करते थे। ठीक है, सब अपने अपने पहन के आते थे। लेकिन भैया हमारे नॉर्थ इंडिया में बड़ी जबरदस्त बात थी। ठीक है, कुर्ता पजामे तक तो ठीक है, लेकिन यदि आपने धोती कुर्ता पहन के चले गए तो भैया वहां तो बवाल मच जाता था, उनको तो बड़ा अजीब लगता था। मतलब वो एक तरीके से आपने कोई बेसिकली यूं मान लिया कि कोई रिचुअल चल रहा है, कोई फेस्टिवल चल रहा है, उसके हिसाब से आपने पहन लिया तो पहन लिया, नहीं तो इसकी कोई वकत नहीं। अगर डेली पहन के चल जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी उनको। पैंट शर्ट तो मान लेंगे लेकिन धोती कुर्ता में नहीं मानेंगे। तो बेसिकली क्या है, हम आज भी गुलाम हैं, है ना। तो जो उपनिवेशवाद था, तो भैया जो हमारी पिछली 70 साल की सरकारों ने कूट कूट के हमारे दिमाग में भरा है कि भैया कि आपको गुलामी में कैसे रखा जाए ना। तो विदेशी निवेशों का अविवेकपूर्ण उदारीकरण करने से क्या होता है दोस्तों, एक तो उत्पादक जो होते हैं हमारे देश पर, उन पर दबाव पड़ता है। साथ ही साथ देश में नियो कॉलोनियलिज्म का खतरा उत्पन्न हो जाता है। समझ गए। तो आपको क्या करना है, देखो आप कुछ ही पहनो लेकिन भैया कभी आप जैसे धोती कुर्ता पहनो या सिंपल अपनी जूती पहनो, तो उसमें शर्माना नहीं है ना। हम तो भैया कहीं पे भी जाते हैं तो हिंदी में बात कर लेते हैं, हमें तो शर्म नहीं आती। चाहे 5 स्टार होटल हो, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया जाएं, चाहे कहीं पर भी जाएं। अब भैया जैसे कि कोई दूसरे देश का राष्ट्र अध्यक्ष हमारे यहाँ पर आता है, तो फ्रेंच का आता है तो फ्रेंच में बात करता है, जैपनीज आता है तो जैपनीज में बात करता है। और अब हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी भी देश में जाते हैं तो हिंदी में बात करते हैं। तेरे को जरूरत होगी तो अपने आप ट्रांसलेट कर लेगा, मेरे को क्या जरूरत पड़ी अंग्रेजी में बोलने की, अपने आप कर ले बैठ के ट्रांसलेट। समझ गए ना। तो ये भैया गर्व की अनुभूति आपको होनी चाहिए। यूएनओ में पहले कभी भी हिंदी में भाषण नहीं दिया करता था हमारे राष्ट्र का जो भी प्रमुख जाया करता था। लेकिन अब क्या हो गया, देखो पहली बार वाजपेयी जी ने यूएनओ में जब हिंदी में भाषण दिया था तो गर्व से छाती चौड़ी हो गई थी, हाँ, कि भैया देखो अपनी भाषा में बोल रहे हैं। लेकिन भैया इसका मतलब ये नहीं कि आप इंग्लिश ना सीखें, इंग्लिश भी सीखें और हिंदी भी आपको अच्छे से आए, है ना, ऐसा काम होना चाहिए। समझ गए। तो भैया आज का हमने एन इंट्रोडक्शन इकोनॉमी का चैप्टर पूरा कर लिया। इसके दसों के 10 बिंदु हमने इकोनॉमी के इंट्रोडक्शन के रूप में अभी समझे है ना। तो भैया इनको अपने नोट्स के फॉर्म में बना के रख लेना, रिवाइज करते रहना। और कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। और नया चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वह भी बहुत प्यारा और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इसके कुछ 5-7 क्वेश्चन है वहां मैं आपको कराऊंगा। उसके उससे आपको आभास हो जाएगा कि भैया ये हमने जो चीजें पढ़ी है कितनी इंपॉर्टेंट थी, कितने प्यारे प्रश्न बनते हैं इनसे। और कल से हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक अकाउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। इकोनॉमिक अकाउंटिंग क्या है, आर्थिक लेखांकन। क्या, आर्थिक लेखांकन। इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे, देखो जब हम इकोनॉमी की अकाउंटिंग करते हैं ना, तो उसके अंतर्गत ये जितने भी आपके जीडीपी वीडीपी आप देखते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट देखते हैं, फैक्टर वैक्टर प्राइसेस के अंतर्गत टैक्सेस वगैरह देखते हैं, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं ना। क्योंकि आपको अकाउंटिंग करनी पड़ती है ना, कि देश में देखना तो पड़ेगा ना भैया कि क्या क्या चल रहा है, कितना कम है कितना ज्यादा है। तो कल का चैप्टर जो आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा कि सब कुछ हमने ठीक चीज पढ़ी है ना। कैसे मौद्रिक मूल्य है, क्या मैक्रो अकाउंटिंग चलती है, हमारे देश का लेखा वर्ष कैसे काम करता है, ये कुछ टॉपिक्स हैं अपन उनको समझेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम ये भी समझेंगे कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी एरिया क्या है, जैसे घरेलू सीमा क्षेत्र क्या है। और जब जैसी घरेलू सीमा क्षेत्र में आएंगे देखो कई इंपॉर्टेंट ऐसे टर्म समझेंगे जिसके माध्यम से आपके लिए जीडीपी जीएनपी इनको समझना बहुत आसान हो जाएगा। और इकोनॉमी में 2 टर्म आते हैं, कौन कौन से, जैसे भारत के गैर निवासी कौन है, भारत के सामान्य निवासी कौन है, यह सब भी हम समझेंगे। और इंडियन डायस्पोरा भी उसके अंतर्गत समझेंगे। मतलब कल का जो चैप्टर पढ़ेंगे ना आपको बड़ा आनंद आएगा कि कैसे जीडीपी जीएनपी करके हम इसको छोड़ दिया करते थे, जबकि इसके पीछे की बेसिक्स ही कितनी प्यारी प्यारी कॉन्सेप्ट मौजूद हैं। और उनको यदि आपने एक बार अच्छे से समझ लिया, समझ ही जाएंगे। तो आप जब एनालिसिस करेंगे ना अपने इकोनॉमी का या अपनी न्यूज़पेपर के माध्यम से जो सरकार की योजनाओं को, तो आप बहुत सशक्त तरीके से उसको क्या कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे ना। इसी नोट पर मैं आज का भैया सेशन समाप्त करता हूँ। और आप सबको शुभ रात्रि बोलते हुए यह भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी हम पढ़ रहे हैं आपको निसंदेह बेहद लाभ पहुंचाए, है ना। और भैया इसको फेसबुक में व्हाट्सएप में शेयर तो कर ही सकते हैं ना आप। देखो आप सबके फेसबुक अकाउंट होंगे तो जाएंगे तो उससे क्या लाभ होगा, मेरे को तो बड़ा संतोष होगा कि भैया मेरी मेहनत हर बालक तक पहुंच रही है। और लाइक तो कर ही देना। समझ गए। लाइक कर देंगे तो क्या होगा, कवियों को आनंद आता है तालियों से,
और भैया मेरे को मनोबल मिलता है, आपके चेहरे की खुशी देखने को तो मिलती नहीं है, लेकिन आपके लाइक से ही मैं आपकी हंसी को, आपके चेहरे की खुशियों को महसूस कर लूंगा, है ना। ओके, चलिए दोस्तों, धन्यवाद, शुभ रात्रि। इसका मैं जो अपना टेलीग्राम चैनल है प्रथम रैंक, उस पर मैं ये एनोटेशन डाल दूंगा ना।